तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। आपकी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा मंथन लेकर के आया है हमारी यूपी ट्रिपल एससी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए जीएस की क्लासेस। जीएस यानी जनरल स्टडीज़ बहुत ही निर्णायक मोड़ पर ले आके आपको खड़ा करता है। जनरल स्टडीज़ उसकी तैयारियां अगर आप डेली करते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जब भी हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लेवल के सिलेबस को या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे अपने लेखपाल को, तो देखेंगे बड़े सिंपल से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस डीपली पूछे भी जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी कभी कभी देखते होंगे बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। वजह क्या है? प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस की कमी, वही कमी आपकी पूरी करा दी जाएगी। उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट बेस होंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे ये चीज़ों को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी में सौरमंडल को बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके याद किया था। अब हम आ चुके हैं अपने सौरमंडल से थोड़ा सा अंदर, यानी कि अपनी पृथ्वी की तरफ। सौरमंडल में हम लोगों ने सूर्य को डील किया, अन्य जितने भी ग्रह थे उन सारे ग्रहों को डील किया। अब हम पृथ्वी को डील करेंगे और अपने अर्थ से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अर्थ की क्वालिटीज़ हैं और इनसे रिलेटेड जो हमारे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे आज की क्लासेस में। सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से हमने सूरज को डील किया था, सूरज में हमने क्या देखा था? करोड़ था। फिर उसके बाद से इसमें जो सरफेस एरिया था उसके टेम्परेचर को हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने बताया था कि जो करोड़ का टेम्परेचर है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। और जब सरफेस का टेम्परेचर देखते हैं यानी सतह का तापमान देखते हैं तो उसका तापमान रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सौर कलंक के तापमान को हमने बोला था 1500 डिग्री सेल्सियस है। ये हमने सूरज को तय किया था, मतलब पूरी तरीके से ट्रैक किया था। सूरज में हम लोगों ने क्या मेंशन किया? इसका एक केंद्रीय भाग है और कुछ बाहरी भाग है और बीच में कुछ ऐसा एरिया है जो संक्रमण जोन के रूप में इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ आपको दिखाई दिया सूरज के अंदर। तो सूरज से ही सारे प्लैनेट्स भी बने हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स में भी हमको ये सारी कुछ दिखाई देती हैं। इसी तरह से जब हम अपने पृथ्वी को डील करते हैं, अभी हमने पृथ्वी के परिक्रमण परिभ्रमण के बारे में तो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था अपनी लास्ट क्लास में। कितने तरह की गतियां पृथ्वी करती हैं अगर कोई आपसे पूछे तो सिंपल सा जवाब दीजिए, पृथ्वी 4 तरह की गतियां करती हैं। पृथ्वी 4 तरह की गतियां करती हैं। एक गति होती है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब ये परिक्रमा करती है सूरज की, ये पहली गति होती है पृथ्वी की। दूसरी गति होती है जो पृथ्वी की, इसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति यानी कि अपने अक्ष पर पृथ्वी गोल जो घूमती है, इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। तीसरी गति होती है जिसे हम बोलते हैं पुरस्सरण गति। पुरस्सरण गति का मतलब होता है क्या? पृथ्वी लट्टू की तरीके से अपने क्या है स्थान पर घूमती रहती है, थोड़ी सी कभी इधर कभी थोड़ी सी उधर। तो अभी क्या है, पृथ्वी का अक्ष किधर झुका हुआ है? ध्रुव तारे की तरफ। लेकिन 15000 ईस्वी में जब हम देखेंगे पृथ्वी का मतलब जो हमारा अक्ष है वो किस तरफ होगा? ये वेगा तारे की तरफ होगा, ऐसा माना जाता है। इस गति को पुरस्सरण गति कहते हैं। चौथी गति होती है हमारी गैलेक्टिक मोशन या गैलेक्टिक गति। गैलेक्टिक गति वो होती है जो हमारा सूर्य परिक्रमा करता है हमारी गैलेक्सी की, उसके साथ साथ पृथ्वी की भी परिक्रमा एक पूरी हो जाती है, इसे हम लोग गैलेक्टिक गति कहते हैं। तो खैर, इन चारों गतियों का प्रभाव भी पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। उन्हीं सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और जो हमारी गणनाएं होती हैं उन सारी गणनाओं को हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा था यहाँ पे हम लोगों ने क्या डील किया था? हम लोगों ने डील किया था अपने पृथ्वी को। तो पृथ्वी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी पृथ्वी को, तो उसमें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है हमारा अक्षांश और देशांतर। इन अक्षांश और देशांतरों को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे, कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद चीजों को हम यहाँ पे डील करेंगे। देखिए, आपके सामने पृथ्वी का एक 3D डायग्राम बना करके रखा गया है जिसमें अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को मैं डील करूंगा। उसके बाद हम लोग इसी में देशांतर और देशांतर रेखाओं को डील करेंगे। चलिए इसी को 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश या अक्षांश रेखाएं एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जब इन्हें कहते हैं कि इन्हें खींचा कहाँ से जाता है और किस तरीके से खींचा जाता है, तो इन्हें मानचित्र पे या ग्लोब पर खींचा जाता है और पृथ्वी के केंद्र से
विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में जो कोणीय दूरियां होती हैं इसी को मापते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे अक्षांश बोलते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा से कोणीय दूरियों को जब हम नापते हैं तो ये क्या होता है हमारा, इसे हम अक्षांश कहते हैं। और समान अक्षांशों को जो मिलाती हुई रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा के बीच में क्या अंतर है ये आपने देखा यहाँ पे। अक्षांश और अक्षांश रेखा के बीच में क्या अंतर होता है ये आपने देखा यहाँ पे। इसी तरीके से देशांतर रेखा की जब हम बात करते हैं, देशांतर रेखा क्या है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है हर जगहों से, 2 बराबर भागों में बांटती है हर जगहों से, और ये ध्रुव से होकर के ही जाती है। इसको हम लोग आगे डील करेंगे। पहले हम लोग अपने अक्षांश रेखाओं को डील कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं को हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी कोई अक्षांश रेखाएं दिखाई देती हैं जिसे हम लोग लैटीट्यूड बोलते हैं, लैटीट्यूड बोलते हैं। 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य क्यों भाई साहब, भूमध्य क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य से होकर के जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तीसरी चीज आपको बता दूं, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा जो होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सी होती है, ये 0 डिग्री ही, यानी कि हमारा इक्वेटर, यानी कि हमारी भूमध्य रेखा ही होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका क्या है, इसकी जो लंबाई होती है, जब भी हम पोल्स की तरफ जाएंगे यानी ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ जाते हुए इसकी लंबाई में कमी होती जाती है, लेकिन इसके मान में वृद्धि होती जाती है। यानी यहाँ पे 0 डिग्री है, ऊपर जाएगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे नीचे भी आते चला जाएगा, 90 डिग्री तक ये टोटल पहुंच जाता है। आगे की चीजों को हम लोग और सारे क्वेश्चंस में ही डील करेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। देखिए, जब भी हम अपने पृथ्वी को इस तरीके के इमेज में देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी पूरी एकदम ग्रिड की तरह से दिखाई देती है, पूरा जाल, कुछ सीधी रेखाएं हैं, कुछ पड़ी रेखाएं हैं, कुछ सीधी रेखाएं हैं, कुछ पड़ी रेखाएं हैं। इन सारी रेखाओं को क्या कहते हैं, तो जो ऐसे पड़ी हुई रेखा है, इनको तो मैंने बताया, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। कैसे खींचा जाता है, तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर करके भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद इसके भी कुछ नाम हैं, उन नामों को जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम अक्षांश डील कर रहे हैं तो हम अभी अक्षांश को ही डील करेंगे। इसमें 23.5 डिग्री के कोण पर, 23.5 डिग्री के कोण पर जो अक्षांश रेखा खींची जाती है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई जो अक्षांश रेखा है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर खींची हुई अक्षांश रेखा है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा। इसी की तरह 2 और गोले होते हैं, 2 और हमारे सर्कल्स होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। एक सर्कल है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर खींचा गया हमारा जो सर्कल है, ऐसी एक अक्षांश रेखा है जिसे हम जानते हैं आर्कटिक सर्कल के नाम से या आर्कटिक वृत्त के नाम से। और एक और है जो दक्षिणी गोलार्ध में हमें दिखाई देता है अंटार्कटिक सर्कल के नाम से, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित होता है। चलिए सर, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लेवल तक पूछा जाता है। कैसे ये पूछा जाता है? इस तरीके से आपसे पूछ देगा किन किन देशों से होकर के हमारी अक्षांश रेखा में डिग्री पूछ देगा। उसमें मान लीजिए कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले कुछ इमेज की तरफ। जैसे अब जब देखेंगे हमारे इक्वेटर को, ये हमारा इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, और जब भी हम इसे इस तरफ से लेकर के जाते हैं, पूरी पृथ्वी को ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है इमेज के फॉर्म में, मैप के फॉर्म में इस तरीके से रख दिया गया है। तो ये कई सारे देशों से होकर के जाती है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है ये इक्वेडोर से होती है, फिर उसके बाद चलती है कोलंबिया, ब्राजील से होती है, फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाती है। इसको अभी हम लोग नहीं डील करेंगे, इसको अभी हम लोग डील नहीं करेंगे। इसके आगे जब हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे वहां पे इसे हम लोग डील करेंगे। कैसे ये सभी रिलेटेड हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे। बस अभी हम लोग एक रिवीजन ले रहे हैं, एक तरीके से ब्रीफली समझ रहे हैं कि हमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। तो कर्क रेखा
मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों के बारे में आपने समझा, तीनों के बारे में आपने जाना, किन किन महाद्वीपों से होकर के जाते हैं और किन किन देशों से होकर के जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल किन किन देशों से होकर जाता है, क्योंकि अंटार्कटिक सर्कल की जब हम बात करेंगे तो अंटार्कटिक सर्कल तो सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के जाता है, अंटार्कटिका में कोई रहता वहता नहीं है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की तो ये कुछ देशों से होकर के जाता है, इन देशों के बारे में हम डील कर सकते हैं। जैसे कौन सा, जैसे ये कहां से, अलास्का वाले पोर्शन से आएगा, कनाडा से होता हुआ, फिर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये सब होता हुआ पूरा घूम करके वापस आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। इसको भी हम डील करेंगे आगे क्वेश्चंस में, आपको ये सारी चीजें भी दिखाई देंगी। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आएंगे, ये तो हम लोगों ने अभी अक्षांश देखा था, अभी हम लोग देशांतर को भी इसमें डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग देशांतर को भी डील ही कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देशांतर को सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके से समझना है कि जब भी हम बात करेंगे पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। पूरी तरीके से पृथ्वी है, दोनों तरफ से घूम करके ये पूरी आ जाएगी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये भी एक काल्पनिक रेखा ही होती है, ये भी एक काल्पनिक रेखा ही होती है जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन जो हमारी होती है उसको अभी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, उसके समांतर खींचते हुए चले जाते हैं। समांतर तो नहीं होती है, मतलब उसी से रिलेट करके उसी से कोड़ी दूरी मापते हुए हम लोग इसकी खींचते हुए चले जाते हैं। इमेज और क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे जाकर के इन सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। कुछ इस तरीके से खींची जाती है हमारी जो देशांतर रेखा है, कोड़ी दूरी किस तरीके से ली जाती है, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहीं से कोड़ी दूरियां लेती हुई हम लोग खींचते हुए चले जाते हैं, ये कहलाता है देशांतर। और इन सभी को जब मिलाती हुई रेखाएं खींच देते हैं तो इसे हम बोल देते हैं देशांतर रेखाएं। ये आपको इस तरीके से कुछ इमेज में दिखाई देगा, जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर के नाम से हम इसे जानते हैं, इसे आप ध्यान से देखते रहेंगे। चलिए आगे आपको इस तरीके से कुछ इमेज दिखाई देंगे जो कि इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करेगा। और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि हमारी अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग लैटिट्यूड रेखा, लैटिट्यूड लाइन के रूप में जानते हैं, लैटिट्यूड के रूप में जानते हैं, और ये हमारी देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड के रूप में जानते हैं। दोनों मिलकर के एक ग्रिड तैयार करती है और इस ग्रिड से पृथ्वी पर जो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन होती है इसे हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में, जो कि कई देशों से होकर के जाती है। कौन कौन से देश हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे होकर के जाने वाले देश, प्राइम मेरिडियन लाइन यानी कि जो हमारा मानक समय तय करता है, ये कहाँ से जाती है, ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के जाती है। किन किन देशों से होकर के जाती है, क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछता है। तो ये स्टार्ट होती है ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ जब हम आएंगे तो इसमें कौन कौन से देश होते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इसके बाद आएगा आपका फ्रांस, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका स्पेन, इसके बाद अल्जीरिया आ जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आपसे पूछता है कौन से यूरोप महाद्वीप के देश हैं जो प्राइम मेरिडियन लाइन जहां से होकर के गुजरती है। 3 देश है, ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम, एक आ जाएगा आपका फ्रांस, एक आ जाएगा आपका स्पेन। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे कि अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर के हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है, तो एक है आपकी अल्जीरिया, एक है आपकी माली, इसके बाद आता है बुर्किना फासो, देन टोगो आ जाता है, फिर घाना आता है, और ये सीधे जाती हुई डायरेक्ट फिर मिल जाती है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में, जो क्वीन मॉड लैंड नाम का एक एरिया है। इस एरिया में जो कि अंटार्कटिका का एक रीजन है, अंटार्कटिका का एक क्षेत्र है, यहाँ से होकर के पूरी तरीके से घूम करके सामने आती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इन्हीं देशों से होकर के गुजरती है। ये जब आपको PDF मिल जाएगी तो इसको आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमको बेसिक फैक्ट्स जानने थे उतने सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने डील कर लिया। अब हम क्या डील करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चंस को डील करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान से जो हमारी कोणीय दूरी होती है ये क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं, और आंसर हो जाएगा आपका अक्षांश कहलाती है। क्यों, जब भी हमने बात किया था अक्षांश की
तो अक्षांश को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया था, ये एक काल्पनिक रेखा है। क्या है ये? एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तर या दक्षिण किसी स्थान, देखिए ये काल्पनिक रेखा, अक्षांश की बात कर दी गई, उत्तर या फिर दक्षिण किसी स्थान की कोणीय दूरी को नापता है, किसी स्थान की कोणीय दूरी, केंद्र से कोणीय दूरी को नापता है। ये हो जाता है ना हमारा देशांतर। और एक ही देशांतर को मिलाने वाली जो हमारी रेखाएं होती हैं कई सारे कोणों पे, ये हमारी देशांतर ये अक्षांश जो है हमारी रेखा हो जाती हैं। ठीक, ये हो गई हमारी अक्षांश। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आंसर हो गया आपका? कितने लोगों ने सही आंसर किया ये भी आप लोग बताएंगे। खैर आप लोगों के तो आंसर्स को बाद में ही देखा ही जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? सबसे बड़ा सर्कल, ग्रेट सर्कल, वृहद वृत्त किसे कहते हैं? कर्क रेखा को कहते हैं, मकर रेखा को कहते हैं, भूमध्य रेखा को कहते हैं, या फिर आर्कटिक रेखा को कहते हैं? 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, आंसर कीजिए। और आंसर क्या है आपका? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है इसे हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे हम वृहद वृत्त के रूप में भी जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम अपने पृथ्वी को ड्रॉ करेंगे, देखिए एक सर्कल बना है आपका, जब भी हम पृथ्वी को ड्रॉ करेंगे इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश होगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये सबसे बड़ी रेखा होगी, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक और बात ध्यान में रखते रहिएगा, पृथ्वी की आकृति कैसी है पूछे आपसे, तो इसे हम कहते हैं भू आभ आकृति है, पृथ्वी की तरह की आकृति है। ऊपर से चपटी है, यानी ध्रुवों से ये चपटी है, लेकिन केंद्र पे जाकर के ये फूली हुई है। इस वजह से जब हम एकदम सेंटर का जब हम लेंगे इसको पूरी तरीके से, सेंटर से जब हम इसको पूरी तरीके से खींचेंगे तो ये हमको बीच में चौड़ी दिखाई देगी, बीच की जो सर्कल होगी वो सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। इसी को हम वृहद वृत्त कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो इन सारे नामों को आप ध्यान में रखते रहिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसको। और कुछ जो ऑप्शंस आपके सामने, कर्क रेखा क्या होती है? तो कर्क रेखा भाई साहब 23.5 डिग्री नॉर्थ जब हम लिख देंगे तो ये हमारी उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा क्या है? ये हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, ध्यान में रखते रहिएगा। आर्कटिक रेखा की बात करें इसे हम आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। आर्कटिक रेखा की बात करें तो इसे हम आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हमको दिखाई देता है, उत्तरी गोलार्ध में हमको दिखाई देता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको इस रूप में हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स करते रहिए, जरूर अपने मेहनतों को आगे बढ़ाते रहिए बिना किसी समस्या के। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं, निम्न में से क्या है? क्वेश्चन पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस वजह से मुझे याद है। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था। ये हिंदी मीडियम के एजुकेशन में, मतलब जो लोग शुद्ध हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए। खैर जो लोग थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ते होंगे उनको तो खैर बिना किसी दिक्कत के समझ में आ गया होगा, या फिर जियोग्राफी की नॉलेज जिन्होंने ली होगी उसको समझ में आ गया। आंसर इज आपका कौन सा? सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से यानी कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। बाकी सारे जितने ऑप्शन है कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊपर की पट्टी की वजह से थोड़ी गड़बड़ी है, उसको सही कर दूंगा, चिंता ना कीजिएगा, मॉडिफाइड मिलेगा आपको। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास पर जो उसकी प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास का जो प्रकृति है ये कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। ठीक, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, यह स्थिर रहता है, यह घटता है, या बढ़ता है, या पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। देखिए बात किसकी की जा रही है, आप लोग आंसर कर दीजिएगा तुरंत, जिसको याद हो तुरंत आंसर करें, जिसको समझ में आ गया तुरंत आंसर करेगा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की बात कर रहा है। जब भी हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे, देखिए 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है इसके व्यास की बात की जाए तो सर्वाधिक व्यास हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा लेकर के चलता है। जब ये ध्रुवों की तरफ जाएगा, जब ये पोल्स की तरफ जाएगा, कौन से हमारे पोल होते हैं? एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल।
पोल, एक होता है हमारा उत्तरी ध्रुव, एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो जब भी ये ध्रुवों की तरफ जाएगा तो इसका व्यास क्या होगा सर, इसका व्यास लगातार घटते घटते एकदम पॉइंट पे जाकर के 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये घटता है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह घटता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे अक्सर पूछे ही जाते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको और इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल भी कर सकते हैं। ऑप्शन का आपको मतलब क्वेश्चन का आपको चारों ऑप्शन दिखा दूंगा, बता दूंगा पढ़ करके, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है क्या, सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। बस आपका काम इतना ही है, सुमेलित कर दीजिए, इतना काम में आपका जो है काम चल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला सूची 1 है और ये सूची 2 है। सूची 1 में लिखा है भूमध्य रेखा, किसको कहते हैं भूमध्य रेखा, कमेंट कीजिए। भूमध्य रेखा होती है हमारी 0 डिग्री अक्षांश, बिल्कुल सही। कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होती है सर, ये होती है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। आर्कटिक वृत्त क्या होती है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अंटार्कटिक वृत्त क्या होती है, ये हमारी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। यानी कि एक बार में अगर हम इसको 1 2 3 4 को जोड़ते चलें तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 5, डी का क्या होगा, डी का हो जाएगा 2, ई का क्या होगा, ई का हो जाएगा 1। इस तरीके से अपने मिला करके आप इससे रिलेट करके रख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको 1-2 के आंसर ना भी आते हो तो मैक्सिमम चीजों को दिखा के आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो ए का 3 किसमें किसमें दिया है, ए का 3 एक आपका बी में दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया है, बस इसी को मान लीजिए, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही होंगी, एकदम मिला भी सकते हैं आप लोग इसको। बी आपका राइट आंसर होगा, ए का 3रा यानी 0 डिग्री सेल्सियस, बी का 4था यानी कि 23.5 डिग्री सेल्सियस हमारा कर्क रेखा कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सी का 5वां यानी मकर रेखा हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। डी का 2रा यानी आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ई का पहला यानी अंटार्कटिक वृत्त हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, ये कितने के बराबर होती है, आप ध्यान में रखते रहिएगा। अक्षांश पूछ रहा है आपसे, जब भी हम अक्षांश की बात करते हैं, ये है हमारा अक्षांश, ये हमारी अक्षांश रेखा, ठीक है। और जब अक्षांश रेखा की अक्षांश की बात करते हैं तो 1 डिग्री अक्षांश जो हमारा ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, तो इसके बीच की दूरी क्या है। आपको पता है 2 अक्षांश जो हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं, 2 अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और 1 डिग्री की जब दूरी चलते हैं तो इसके बीच की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है। 11 किलोमीटर नहीं होती है, 21 किलोमीटर नहीं होती है, 121 किलोमीटर भी नहीं होती है, यानी कि आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं आंसर छापना शुरू कर दिया कीजिए आप लोग, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक जियोग्राफी अभी पढ़ा रहा हूं, मॉडरेटेड आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है 2 अक्षांश रेखाओं के 1 डिग्री की दूरी के अंतर को हम लोग ये कहते हैं। जब भी हम बात करेंगे अपने देशांतर रेखाओं की, जब भी हम बात करेंगे अपने लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड जो हमारी लॉन्गिट्यूशनल लाइन होती हैं इसकी बात करेंगे, यानी देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, इनके बीच की दूरी क्या होती है। तो आप देख रहे हैं इनकी सर्वाधिक जो दूरी होती है, जो हमारी देशांतर रेखाओं में सर्वाधिक जो बीच की दूरी होती है, ये भूमध्य रेखा पर होती है, और ये दूरी धीरे धीरे कम होते हुए जा करके नॉर्थ पोल पे तो मिल ही जाती है, बिना किसी दूरी के जाके डायरेक्टली जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाती हैं ये तो ठीक है सर, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके सर्वाधिक बीच की दूरी हम मान सकते हैं। सर्वाधिक बीच की दूरी कहाँ पे, इस जगह पे होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये सर्वाधिक दूरी होती कितनी है, 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है देशांतर रेखाओं में, 2 देशांतर रेखाओं के बीच में, लेकिन भूमध्य रेखा के स्थान पर, यानी जहां पे सर्वाधिक दूरी जो होती है इसकी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा तो एक ध्यान में रखेंगे आप लोग जब भी हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। पहले के आपके जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक ये सभी अक्षांश रेखाओं पे ही बेस्ड हैं। जब भी हम बात करेंगे अपने पृथ्वी की, और पृथ्वी पे हम बात कर लेते हैं अपने भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा क्या है, ये पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो इसके अलावा कौन सी रेखा है जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को काटती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल नहीं, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ये कभी बराबर भागों में नहीं बांटेगी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, बिल्कुल नहीं, इसे हम मकर रेखा कहते हैं, ये भी नहीं काटेगी। आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ रेखा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकती है। कोई भी अक्षांश नहीं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। कोई और दूसरा अक्षांश है ही नहीं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट सके। इट विल ओनली 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, ये ध्यान में रखते रहेंगे। लैटिट्यूडनल लाइन जो हमारी होती है, लैटिट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट सके, सिर्फ इकलौता 0 डिग्री अक्षांश ही है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से हमारा थोड़ा सा मॉडरेटेड कॉन्सेप्ट जो है ये स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या? क्वेश्चन आपसे पूछा है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा, सॉरी ये तो पिछला वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त जिसे हम बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश वृत्त, निम्नलिखित में से कहां से होकर के गुजरती है? कई बार यूपी से लेकर के यूपी पीसीएस के लेवल से लेकर के यूपीएससी के लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन, जिसे हम लोग ध्यान में रखते हैं कि एक एक जो हमारी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये किन किन देशों से होकर के जाती हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है। फिर मकर रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन आपके 4 दिया हुआ है, जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या ग्रीनलैंड। देखिए मालागासी यही मेडागास्कर है, यहीं से होकर के क्या है हमारी मकर रेखा जाती है, जिम्बाब्वे, भारत और ग्रीनलैंड से होकर के नहीं जाती है। तो आंसर आपका मालागासी हो जाएगा। इसको हम यही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ करके जाएंगे, पूरी चीजें समझ करके जाएंगे। कैसे समझेंगे सर? तो यहां से हम लोग समझेंगे, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करेंगे इक्वेटर की, जो किन किन देशों से होकर के गुजरती है, देखिए पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या है? आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा गया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा गया था, यानी कि मकर रेखा बोला गया था किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो जब हम अपनी पृथ्वी को इस तरीके से खींच लेते हैं और पृथ्वी का ये वाला सिरा जो है ये हमें क्या है पश्चिम के रूप में दिखाई देता है, यानी वेस्ट दिखाई देता है, और ये वाला हिस्सा हमें पूरब की तरह दिखाई देता है। तो पूरब और पश्चिम इनको मतलब जब हम लोग पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं इस तरफ जाते हुए, तो ये पश्चिम से पूरब होते हुए कभी कभी सीरीज बनाने को भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट थोड़ा नीचे जाएगा, ये हमारा तो भूमध्य रेखा हो गया। इधर से जब हम मकर रेखा की बात करेंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब हम बात करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, देन पराग्वे और फिर ब्राजील, इन 4 देशों से होकर के क्या जाती है हमारी मकर रेखा। इसके बाद नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर जिसे हमने अभी मालागासी बोला, और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों से होकर के क्या है अफ्रीका, देखिए ये यूरोप नहीं है, ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका की इन सारी कंट्रीज से होकर के क्या है ये गुजरती है हमारी मकर रेखा, इसको आप याद करके रखेंगे। इन सारे देशों से होकर के हमारी क्या है मकर रेखा होकर के गुजरती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। हमारी कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब हम बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब हम बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या, हमारा जो कर्क रेखा है इसकी रिलेट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जस्ट वेट, यहाँ पे कुछ चीजें प्रिंटिंग मिस्टेक हैं और प्रिंटिंग मिस्टेक को हम लोग यहाँ पे क्लियर भी कर देंगे, चिंता ना कीजिएगा। यहाँ इक्वेटर की बात कर रहा है, फिर उसके बाद से आपके इन सारी चीजों की यहाँ पे एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपके सामने है, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के बाद फिर हमारी कर्क रेखा भी आएगी। भूमध्य रेखा से पहले हम कर्क रेखा को देखेंगे और कर्क रेखा आपके सामने ये दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये किस देश से होकर के एंट्री करती है, तो साउथ अमेरिका की मैक्सिको, उसके बाद बहामास, साउथ अफ्रीका की सबसे साउथ अमेरिका की हमारी मैक्सिको, फिर बहामास। इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री करते हुए सबसे पहले वेस्ट सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। फिर से बोल दे रहा हूं, वेस्ट सहारा ये अफ्रीका के जो देश हैं, वेस्ट सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट, यानी कि जिसे हम मिस्र कहते हैं। और इसके बाद ये एशिया के कंट्रीज में एंट्री करती है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार,
चाइना और ताइवान, ये सभी देश पड़ जाते हैं जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है हमारी जाती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है। अब हम बात करेंगे अपने भूमध्य रेखा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिय क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस का, जिसको आप लोग अगर यूपीपीसीएस के लेवल पे देखें तो अक्सर ऐसे फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपके इक्वेटर जो है किन किन देशों से होकर के गुजरता है, यानी भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। कौन कौन से देश हैं? तो पश्चिम से पूरब की तरफ इन्हें सजाइए, ऐसे क्वेश्चन। पश्चिम से पूरब की तरफ भूमध्य रेखा जिन देशों से होकर के जाती है इन्हें एक क्रम में सजाइए। तो क्रम में क्या है? साउथ अमेरिका के 3 देश आसानी से याद रखिए। इक्वाडोर हो गया आपका, फिर उसके बाद से कौन सा आपका? कोलंबिया, देन ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 जो हैं आपके देश पड़ेंगे जहां से भूमध्य रेखा होकर के जाती है। इसके बाद साओ टोंग प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसे हम जायरे के नाम से भी जानते हैं, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये सभी क्या हैं? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं जिसे हम अंध महाद्वीप के रूप में जानते हैं। इन सभी देशों से होकर के गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा। कौन कौन सा? फिर से साओ टोंग प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? कोई महाद्वीप नहीं आता है, ये ओशियाना वाले पोर्शंस में धीरे धीरे चलते चली जाती है। ओशियंस में कुछ देश आते हैं, द्वीप समूह आते हैं, उनसे होकर के जाती है। तो ओशियंस में कौन कौन से, यानी समुद्री जो हमारे देश हैं जो द्वीप समूह में आते हैं, किसी हमारे महाद्वीप में नहीं आते हैं, तो इसको हम रिलेट करें। मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती आइसलैंड, इन 3 देशों से भी होकर के हमारी क्या है? भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसको आप रिलेट करके याद करते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को आप रोक करके भी पढ़ सकते हैं, देख करके भी पढ़ सकते हैं, और आसानी से याद करते रहें ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद एक बात बस मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। थोड़ी देर बाद मैं खुद इसका आंसर दे दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? और ये रेखा कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा। इसको हम लोगों ने पीछे भी देखा था। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने कितने तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये सारे आपसे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोड़ी धुरी क्या कहलाती है? फिर से समझ लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में अगर आप देख करके घबरा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझा दे रहा हूं, समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। अक्षांश के भूपृष्ठ पर पूछ रहा है। अक्षांश जो है ये भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की जो कोड़ी दूरी होती है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोड़ी दूरी है, ये इसकी डेफिनेशन दिया, जो क्या है? पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है क्या, या फिर भूमध्य रेखा से मापी जाती है क्या, या फिर कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है क्या, या फिर ध्रुवों से मापी जाती है क्या? आपको मैं पहले भी बताया था, अब भी बता दे रहा हूं, ये केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से नापी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। अक्षांश जो है हमारी भूपृष्ठ पर जो हमारी नापी जाती है, भूपृष्ठ पर जब हमारी नापी जाती है तो ये हमारे भूमध्य रेखा से कोड़ी दूरियों को नापते हुए चले जाते हैं, और कोड़ी दूरियों को नापते हुए फिर एक समान जो कोड़ी दूरियां होती हैं उनको मिलाने वाले सभी अक्षांश हमारी अक्षांश रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, इमेज देख करके आप समझ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चंस को आप एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रख करके चलिएगा। ये क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, तो ध्यान में रखते रहिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है यानी कि हमारा भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से जब हम कोणीय दूरियों को नापते हैं यहाँ से केंद्र से लेंगे, और इस तरीके का इमेज आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इस तरह का इमेज आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ से कोणीय दूरियों को हम इसके उत्तर और दक्षिण पे हम नापना शुरू कर देते हैं, और ये उत्तर और दक्षिण पे नापते नापते जब हम जैसे पहुँच जाते हैं फिर उसके बाद इन सारे एक एक अक्षांशों को हम मिलाते हुए पूरी गोले को खींच देते हैं, जिसे हम लोग अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 11वां क्वेश्चन है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है
क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जो काटती है काल्पनिक रेखा, उसे तो आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो जितनी भी हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी क्या करती हैं, हम क्या है, हमारे जो भूमध्य रेखा है उस पर समकोण पे काटती हुई दिखाई देगी। देखिए अक्षांश तो होगा नहीं, मध्याह्न की बात करते ही नहीं है, देशांतर ही इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने इमेज में भी बताया था आपको, और यहाँ पे भी आप दिमाग में ड्रॉ कर लेंगे। जब भी हम बात करेंगे अपने देशांतर रेखा की, तो इसको हम हमेशा देखते हैं, ये उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा को कितने डिग्री एंगल पर काटती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है 90 डिग्री के कोण पर ये काटती है भूमध्य रेखा को, याद करके छाप लीजिए दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? देशांतर रेखाओं को मैंने अभी समझाया, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, चार ऑप्शन है, बेल्ट, गोरे, काले या समय पेटी। आंसर हो जाएगा इसका गोरे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के रूप में जानी जाती है। देशांतर रेखाएं जो ध्रुवों से होकर के जाती हैं, और प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल, ये समय अंतराल क्यों होता है, ये आप ध्यान में रखते रहिएगा। पृथ्वी क्या करती है हमारी, परिक्रमा करती है सूरज की। पृथ्वी क्या करती है हमारी, परिक्रमा करती है सूरज की, और सूरज की परिक्रमा जो ये करती है, और अपने अक्ष पे ये झुकी भी हुई है, ये सारी चीजें तो आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन अपने अक्ष पे भी ये क्या करती है, परिभ्रमण गति करती है। अपने अक्ष पे भी ये घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दिन और रात पूरी पृथ्वी पर समान नहीं होते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर किसी क्षेत्र में दिन है, तो इसका मतलब वो साइड क्या है, जिस साइड में दिन है उस साइड हम लोग देखते हैं कि सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी उस पर लगातार आ रही है। लेकिन जिस दिशा में हम देख रहे हैं कि लाइट नहीं पड़ रही है, अंधकार छाया हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो साइड है, दूसरी साइड, उधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, और धीरे धीरे दिन और रात होता भी है। ये आप समझ ही रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि धीरे धीरे पृथ्वी गोल गोल घूमेगी, और ये दिन जो है ये अलग अलग डायरेक्शंस पे, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग लोकेशंस पे धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। और ये जो शिफ्ट होती है कितने समय में, एक से दूसरे समय पे चली जाती है, एक से दूसरे हमारे देशांतर रेखा के बीच में चली जाती है। उसी समय की बात कर रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है, और ये समय अंतराल होता है हमारा 4 मिनट का। ठीक है, ध्यान में रखते रहेंगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जब आप जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे सामने आएंगे, इन क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगा। जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो 2-2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में आप अक्सर फंस जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 25 डिग्री देशांतर आपसे पूछ लिया, मान लीजिए, या 10 डिग्री देशांतर पूछ लिया। 10 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर पूछ लिया है। फिर उसके बाद तो फिर 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना टाइम होगा, या फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना टाइम होगा, या 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना टाइम होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। इनकी ट्रिक्स हम लोग कल बात करेंगे, ये ट्रिक्स कैसे निकाले जाते हैं, ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, तो ये भी सब आपको समझा दिया जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल आप ये जानते रहिए 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समाप्त रहती है। दिन और रात की अवधि समाप्त रहती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। और ये कौन सी रेखा हो सकती है? भूमध्य रेखा हो सकती है क्या, या कर्क रेखा, या मकर रेखा, या फिर हिंज रेखा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा आंसर है, सिंपल इसका है भूमध्य रेखा। जब भी आप भूमध्य रेखा को देखते हैं तो इस पे जो है दिन और रात की अवधि समाप्त रहती है, बीच में रहती है, इस कारण इसको मतलब वर्ष भर जो है यहाँ पे धूप पड़ती रहती है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सर्वाधिक ताप किस डिग्री पर या फिर किस रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? सबसे ज्यादा ताप कहां पे हो सकता है? तो जहां पे हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी, जहां पे सिर्फ गर्मी ही पड़ेगी, ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा, उस जगह पे ही हम मान सकते हैं कि वहां पे तापक्रम सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके ऑप्शंस
भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिंपल सा है साहब, ये आपको डिग्री पे जाने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री हमारी जो हमारी अक्षांश रेखा है यानी भूमध्य रेखा जो है, इसी को हम कह देंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान यही रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, खोज करके लाइएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, ये आप आंसर करेंगे। सर्वाधिक ठंडा कौन सा स्थान है, ये भी आप आंसर करेंगे। 2 होमवर्क मेरी तरफ से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस होम असाइनमेंट को कीजिए, खोजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इस बार आपको दिला करके रहना है। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। यूपी SSS तो इतनी वैकेंसीज लेकर के आ रहा है, आप ध्यान में रख सकते हैं। लेखपाल, यही पढ़ाई से आपकी लेखपाल तो क्लियर होगी ही। इसी के साथ सप्लाई ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, यूपी SSS के बहुत सारे क्वेश्चन। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं या फिर टॉपिक वाइज आ रहे हैं या फिर आपके डायरेक्टली फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो कई साल के आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको ऐसे ही आइडिया हो जाएगा क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। कितना आपको पढ़ना है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। आपको ये सब भी नहीं करना है, आपको डेली बस हमारी क्लासेस को देखना है। हम लोग 0 से उठा करके आपको ताड़ बना देंगे, एक तिनके से उठा करके आपको पहाड़ बना देंगे। बस मेहनत आप करते रहिए, डेली क्लास बस देखिए, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, होम असाइनमेंट जो दिया जा रहा है वो कीजिए। और एक दिन जब आप क्लास में बैठेंगे और उस दिन जब आपका एग्जाम होगा, उस दिन आपका सिलेक्शन आपके एकदम नजरों के सामने दिखाई देगा। कैसे होगा ये? तो जब डेली आपकी मेहनतें चलती रहेंगी तब होगा। अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य है। कथन वाले भी आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने अभी बोला और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। अच्छा। बी बोल रहा है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा की बात कर रहा है। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? ग्रीनविच से होकर के जाने वाली जो हमारी देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं, जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन के रूप में भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, जिसे हम लोग PMT के रूप में प्राइम मेरिडियन टाइम जहां से हम लोग लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसकी बात कर रहा है। तो ये ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। आप लोग बताएंगे सही है या गलत है। सी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। फिर से बता रहा हूं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर 0 होती है। ये तो होता ही है भाई। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। मैंने आपको जो कुछ बताया था सब कुछ रिकॉल कीजिए, सब कुछ याद कीजिए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 180 नहीं होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, याद रखते रहिए, ठीक है। तो 180 नहीं होती है, यही इकलौता आपका जो है गलत ऑप्शन था। ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया था। अक्सर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हड़बड़ी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको गलत करके चले जाते हैं। कैसे? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा रहता कौन सा गलत है ये बताइए, कौन सा सही है ये बताइए, तो आप पहला देखते ये आपको गलत लगता, दूसरा देखते आपको सही लगता, दूसरा लगा के तीसरा चौथा पढ़ते भी नहीं, ठीक है। तो तीसरा चौथा पढ़ते भी नहीं, ये होती है हड़बड़ी की वजह से गड़बड़ी। आपको हड़बड़ी वाली गड़बड़ी नहीं करनी है, आपको बस पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। असत्य पूछा है तो असत्य निकालिए, सत्य पूछा है तो सत्य निकालिए। एक से अधिक स्टेटमेंट सही हो, जो भी सही हो अपने हिसाब से जो सही लगे वो लगाइए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जरूर दे दीजिए, हड़बड़ी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य पूछ रहा है। क्वेश्चन है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। देखिए फिर से क्या बता रहा है, ये विषुवत रेखा की बात कर रहा है। विषुवत रेखा यानी कि जो हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच में वृद्धि हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, ये तो एक दूसरे के समांतर होते हैं। 111 किलोमीटर की दूरी पे हर जगह पे ये लगे रहते हैं। तो ये तो भैया पहला वाला ही आपका असत्य दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थान के प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अच्छा,
नेक्स्ट आपका है विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त है। विषुवत रेखा कह रहा है कि एक वृहद वृत्त है। और चौथा है सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं तो वृहद वृत्त हैं ही, और विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त तो दिखाई ही देता है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? ग्रेट सर्कल, जिसे हम लोग कहते हैं। बस आपका एक इसमें से गलत है, जो किसी भी स्थान की प्रधान यामी उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। देखिए ये जो मैंने बोला था आपसे कि ये गलत है। कोणीय दूरी की आंशिक रूप से वृद्धि होती है। कोणीय दूरियों की बात कर रहा है, कोणों की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो ये सही होगा। ये ही आपका जो गलत है बी वाला कौन सा? स्थान की प्रधान यामी उत्तर से जब कोणीय दूरी लेंगे तो उसको हम लोग देशांतर कहते हैं, अक्षांश नहीं कहा जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बी में अक्षांश लिख दिया है, इसकी जगह देशांतर होता तो ये भी सही होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है। कितनी होती है? लगभग। आपका 4 ऑप्शन दिया है, 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, ये मील और किलोमीटर बहुत कंफ्यूज करता है आपको। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कहोगे मील होता है या मतलब किलोमीटर होता है, कौन सा अच्छा लग रहा है उस पर आप टिक करोगे। तो अच्छा लगने की जरूरत नहीं है, याद करते रहिए। किलोमीटर में होता है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। और जब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करेंगे तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। ध्रुवों पे जाकर के 0 हो जाती है, लेकिन ये भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है। और भूमध्य रेखा के इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है इतनी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो पढ़ लीजिए, कई बार बता चुका हूं। कमेंट सेक्शन में नोट कीजिए, कमेंट सेक्शन में नोट कर दीजिए भूमध्य रेखा पे दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तुरंत छाप डालिए बिना किसी दिक्कत के। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पे होगी? कर्क रेखा पर होगी क्या, या मकर रेखा पर, या विषुवत रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं? तुरंत बताइए, एकदम पूरी इज्जत वाली सवाल आ गई। आंसर क्या है? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी मानी जाएगी हमारे, जब भी हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। अभी अभी मैंने समझाया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आकृति भू आवर्त है। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। अक्षांशों की संख्या पूछे, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे। क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन है, 66, 90, 180 या 360। आंसर आपका हो जाएगा 180। ध्यान में रखते रहेगा, हालांकि 179 होता है, लेकिन 180 इसमें दिया हुआ है। उसके पीछे का रीजन आपको बता देता हूँ। अक्षांशों की संख्या पूछ रहा है, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। जब भी हम अपने पृथ्वी को देखेंगे, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये हो गया हमारा क्या? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जब हम कोणीय दूरियों को नापते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अक्षांश। ऊपर कहां तक जाते हैं हम लोग? 0 से लेकर के 90 तक जाते हैं। नीचे कहां तक जाते हैं हम लोग? 90 तक जाते हैं। 90 और 90 कितना हो जाएगा सर? 180 हो जाएगा। तो अक्षांशों की संख्या तो 180 हो गई, लेकिन जब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या, बताइए। दोनों का अंतर शुरुआत में बताया हूं, जिसको नहीं समझ में आए फिर से शुरू से वीडियो एक बार और देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन जब अक्षांश रेखाओं के बीच की पूरी संख्या पूछे, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 0 डिग्री जो नॉर्थ आपका 90 डिग्री है, साउथ आपका 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री तो पॉइंट होते हैं, तो इसको तो हम लोग कोई रेखा के रूप में लेंगे नहीं। ठीक है, रेखाएं कितनी हो रही हैं? तो रेखाएं इधर हो जा रही हैं सर, इधर कितनी हो रही हैं? इधर 0 से लेकर के 90 तक कितनी हो जाएंगी आपकी? 89, और इधर भी 89 हो जाएंगी। 89 और +1 इनको जोड़िए, बताइए कितना आ रहा है, ये आप लोग बताएंगे। आंसर करेंगे आप लोग, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन के आंसर आप लोग करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में या फिर हमेशा से, जो हमारी काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा के रूप में खींची गई? 4 ऑप्शन है। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 24, 90, 180 या 360। आंसर बिल्कुल जो आप लोग बता रहे हैं, 360 टोटल हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। 180 पूरब की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ। ये आप लोगों ने देखा, 0 और 180 को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समांतर जो हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये वही विषुवत रेखा है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा और इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं।
तो इसके समांतर जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं या मध्याह्न रेखाएं। आंसर हो जाएगा इसका, इसे हम अक्षांश रेखाएं कहती हैं। बड़े आसानी से आप अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और आसानी से बता दीजिए। क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखते हैं भैया क्या कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है क्या, या देशांतर रेखा, या अंतरराष्ट्रीय रेखा कहलाती है, या मिलन रेखा कहलाती है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देशांतर रेखा कहलाती है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधान मध्याह्न रेखा अभी मैं एकदम लास्ट में जब क्वेश्चन हो जाएगा ना सब, तो फिर इस क्वेश्चन को फिर से मैं लूंगा अभी आपको क्लियर करने के लिए, जिसे हम लोग मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन जिससे रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से, या इलाहाबाद से? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। यानी कि उस स्थान पर अगर 12 बज रहे हैं मध्याह्न दोपहर के, तो और जगहों पे क्या टाइम होगा, इस हिसाब से टाइम को रिलेट किया जाता है। इसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच एक वेधशाला है भाई साहब, वेधशाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, लंदन में पड़ती है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? अब ग्रीनविच रेखा क्या है ये बताइए। 0 डिग्री अक्षांश है क्या, या 0 डिग्री देशांतर है, या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है? चलिए आंसर कीजिए, ए, बी, सी या डी। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आंसर आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। इतने क्वेश्चंस आपके आज के लिए थे, जिसको आप लोगों को पढ़ना है, कई बार देखना है, बार बार घुमा के देखना है, स्पीड बढ़ा के देखना है। डबल की स्पीड में देखिए, ट्रिपल की स्पीड में देखिए, हालांकि डबल से ज्यादा स्पीड होती नहीं है। कई बार जब आप एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ, जितना कर सकते हो उतना ज्यादा। कहते हैं ना, करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। मेहनत करते रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं तुरंत अगली क्लास में, तब तक के लिए जोश को बनाए रखिए और मेहनत को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।